अस्सलाम वालेकुम। हम सब ने कभी ना कभी मुख्तलिफ किस्म की चोटें खाई हैं। कभी सब्जी काटते हुए अपनी उंगली काटी है, कभी कुछ खेलते हुए कोई खराश लगी है, वगैरह वगैरह। और हमेशा हमने देखा है कि जिस्म का वो हिस्सा जहाँ चोट लगी है वो कभी थोड़ा लाल हो जाता है, कभी सूज जाता है या गर्म भी हो जाता है, और जाहिर है कि थोड़ा सा दर्द भी महसूस होता है। तो आम तौर पर ये अलामतें जो हैं, जो हम देखते हैं, इसे कहते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ हो रही है इन्फ्लेमेशन, और लोगों को इसके बारे में पता होता है हमेशा से ही। और अब अगर जदीद दौर की बात की जाए तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होता है कि ये कौन सी वाली इन्फ्लेमेशन है और इसके सिम्टम्स क्या है, और इनके सिम्टम्स को देखते हुए भी लोग बता देते हैं कि ये कौन सी वाली इन्फ्लेमेशन है। और अब बहुत से लोगों के लिए इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का लफ्ज़ कोई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल या ना समझने और पहचाने जाने वाला लफ्ज़ नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैं ये समझना और समझाना चाहूँगी कि क्या चीज़ें हैं जो ये अलामात या सिम्टम्स, बल्कि इनको मैक्रो सिम्टम्स भी कहा जा सकता है, ये क्यों होती हैं, और सेल्यूलर पैमाने पर ऐसा क्या होता है जो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है, ये आपके जिस्म का पहला हथियार होता है एक तरह से, जो किसी भी नागवार चीज़ के होने पर सामने आता है। और ये होता है हमारे इम्यून सिस्टम या क़ुव्वत मुदाफ़ियत के बायस। हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है, यानी जिस्म का खुद दिफा करने का पहला मरहला, ये होती है हमारी जिल्द या फिर जिल्द पर मौजूद फ्लूइड्स या म्यूकस मेम्ब्रेन्स। लेकिन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है, ये तब होता है जब बात जिल्द और म्यूकस मेम्ब्रेन से आगे निकल जाती है। या तो जैसे हमें खरोच लगी हो किसी कील, या फिर किसी भी किस्म का वायरस हो या बैक्टीरिया हो जो आगे बढ़ गया हो जिल्द से या म्यूकस से, जो हमारी मेम्ब्रेन को ढांप कर रखता है। तो ये है मैदान जंग एक तरह से। ये है एक बैटलफील्ड, बल्कि इसको कहना चाहिए इब्तिदाई मैदान जंग, यानी इनिशियल बैटलफील्ड। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं इम्यून सिस्टम की ये जंग, ताकि हम सही तरह से देख सकें कि यहाँ हो क्या रहा है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में, और मेरी यहाँ पर कोशिश है कि मैं बिल्कुल सही और क्लियर तरीके से बात करूँ। इम्यूनोलॉजी जो है, ये एक ऐसी पढ़ाई है जिसे बहुत कम समझा गया है। इस पर अब भी तहकीक जारी है और लोग अब भी इसके तरीके और मैकेनिज्म्स समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा भी है, और यकीनन हम आगे आने वाले वक्तों में भी इसे पढ़ते ही रहेंगे। तो हम जो आज देखेंगे वो बस एक जायज़ा है या एक ओवरव्यू है, समझने के लिए कि आम तौर पर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में होता क्या है और कौन-कौन सी चीज़ें इसमें अहम होती हैं और इनका क्या किरदार होता है। और वो कौन-सी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से सूजन होती है, दर्द होता है, ख़राश होती है या गरमाइश भी होती है। तो यहाँ मैं बना लेती हूँ कुछ स्किन सेल्स, यानी जिल्द के सेल्स। तो सोचें जैसे ये है हमारी जिल्द के सेल्स, और ये सारी बातें बहुत आसानी से समझने की कोशिश है यहाँ हमारी। बस एक ख़्याल है और एक जायज़ा है जो हम लेना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ लेंगे क्रॉस सेक्शन, और ये हैं कुछ स्किन सेल्स यहाँ, और ये बाहरी हिस्सा है। ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि हमें याद रहे। अच्छा, इन स्किन सेल्स के बीच और इनके साथ और सेल्स भी हैं, और हम इनके बारे में बात करेंगे कि ये करते क्या हैं। बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं, लेकिन करेंगे ज़रूर। तो ये यहाँ पर है मैस्ट या मास्ट सेल्स, और मैं थोड़े से और बनाऊंगी यहाँ मास्ट सेल्स। तो ये हैं मास्ट सेल्स हमारे। और अगर आपको याद हो और आपने पढ़ा हो फैगोसाइट्स के बारे में, तो आपको याद होगा कि एक किस्म थी इनकी जिन्हें कहते हैं डेंड्राइटिक सेल्स, डेंड्राइटिक सेल। और ये हमारी जिल्द के साथ पाए जाते हैं। ये होते हैं इस जगह पर जहां हमारी जिल्द बाहरी दुनिया से राब्ते में हो या बाहरी माहौल से इंटरेक्शन करती हो। तो मैं यहाँ बनाती हूँ ये डेंड्राइटिक सेल्स, और ये बहुत अच्छे होते हैं हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट करने या इन्हें जगाने के लिए। एक और मैं यहाँ बना लेती हूँ, इन्हें कहते हैं डेंड्राइटिक सेल्स। लेकिन इनका कोई ताल्लुक नहीं होता नर्वस सिस्टम से। ऐसा लगता है देखने में कि इन पर डेंड्राइट्स मौजूद हैं, और इसीलिए हम इन्हें डेंड्राइटिक सेल्स कहते हैं। लेकिन ये होते हैं फैगोसाइट्स, और ये रहते हैं बाहरी सतह पर। ये चीज़ों को फैगोसाइटोस करते हैं, और अच्छे होते हैं इन्हें हेल्पर टी सेल्स के आगे पेश करने में, ताकि वो जाग जाएं और अपना काम शुरू कर दें। तो समझिए जैसे ये एक बहुत ही नॉर्मल और अच्छी और खुश जिल्द है। खुश्क या ड्राई नहीं, खुश यानी हैप्पी, हैप्पी जिल्द है।
और ये इसका बाहरी हिस्सा है और यहाँ पर है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये मुश्किल सा नाम महज एक फ्लूइड का है जिसमें सेल्स एक तरह से डूबे हुए होते हैं। सेल्स खुद से सारे सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़े हुए नहीं होते। ऑक्सीजन जाती है सर्कुलेटरी सिस्टम से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और फिर जगह बनती है इसकी सेल्स तक और ये पहुंचती हैं सेल्स में। तो ये इस तरह हर चीज़ कैपिलरी से भी बराह रास्त नहीं जुड़ी हुई होती और कैपिलरीज का बहुत अहम किरदार होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो ये मैं यहाँ बना लेती हूँ। बजाय इसके कि मैं इन्हें ट्यूब्स की तरह बनाऊं, मैं बनाती हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम के सेल्स। तो जैसे यहाँ हैं ये हमारी कैपिलरीज हैं और ये हैं कैपिलरीज के एंडोथीलियल सेल्स। और ये वो सेल्स हैं जो बनाते हैं एक तरह से दीवारें या वॉल्स हमारी कैपिलरीज की। और याद रहे कि ये क्रॉस सेक्शन है और ये ऐसे ट्यूब ही है, इसको सैंडविच की तरह मत समझिएगा। ये ट्यूब है। ये हम हमेशा हर चीज़ क्रॉस सेक्शन में ही देखते हैं। तो ये हैं कैपिलरी एंडोथीलियल सेल्स और जाहिर है कि ये वो जगह है जहां हमारा खून या ब्लड फ्लो है और यहाँ होंगे रेड ब्लड सेल्स। तो ये जो हैं ये हैं आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स जो शायद जा रहे हैं इस सिम्त में। इस तरफ ये है ऑक्सीजनेटेड, ये होंगी आर्टरीज जो बन जाएंगी वेन्स जैसे जैसे आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स अपनी ऑक्सीजन खोती जाएंगी। और यहाँ शायद आपके पास होंगे वाइट ब्लड सेल्स भी जो घूम रहे होंगे। रेड ब्लड सेल्स से कम मिकदार में, जाहिर है, ये बस दिखाने के लिए कि ये भी बह रहे हैं और चल रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ जो कि पंप होते हैं दिल से। अब अगर आमतौर पर देखें तो यहाँ यकीनन तबादला होता है गैसेस का। जो कुछ भी है सर्कुलेटरी सिस्टम में इसके और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान, और थोड़ा सा तबादला होता है सेल्स और प्रोटीन्स का भी। तो अब हम देखेंगे कि क्या होता है जब कोई बाहर की चीज़ जिसे हम नहीं चाहते कि वो आए और वो आ जाती है। सोचें कि जैसे किसी ने एक कील या नेल ली और इसे गोबर में डाला और फिर आपको वही कील चुबा दी। काफ़ी अजीब सा ख्याल है, लेकिन ये अब देखते हैं कि यहाँ होता क्या है इसकी वजह से। तो ये काफ़ी लंबी सी कील है जैसे यहाँ पे, और ये ऐसे चुबा दी जाए आपको गोबर में भरी हुई। तो इसमें मौजूद होंगे हर किस्म के गंदे जरासीम, पैथोजेंस होंगे इसमें, और कुछ बैक्टीरिया भी यकीनन मौजूद होगा इसमें, जो मौजूद होगा गोबर में। तो जैसे ही ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को उबूर करेगा जो कि है आपकी जिल्द और म्यूकस, तो कुछ चीज़ें होंगी ऐसी सूरत में। ये बैक्टीरिया जो है ये तैरना शुरू कर देगा आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इस कील ने कुछ सेल्स को नुकसान भी पहुंचाया होगा और वो बेचारे मर भी गए होंगे, डैमेज किया होगा कुछ सेल्स को। और जैसे ही ये नुकसान पहुंचाएगा जिल्द के सेल्स को, तो वो फौरन ही केमिकल्स पैदा करना शुरू कर देगी, वो वाले जो बेचारे इस काबिल रहे हों। तो ये बनाएंगे केमिकल्स और ये होते हैं ज़रूरी केमिकल मैसेंजर्स जो चलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और ये कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है या कुछ तो हुआ है मेरे साथ, और इन्हें कहते हैं कीमोकाइंस। और कीमोकाइंस नाम है ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स का जो कि सेल्स छोड़ते हैं सिग्नलिंग मैकेनिज्म के तौर पर। कीमो से मुराद है केमिकल और काइन मतलब काइनेटिक यानी मूव करना या चलना या घूमना या हरकत में आना। ये हैं मैसेंजर्स, ये चलते हैं। तो ये कीमोकाइंस जो हैं ये खारिज होते हैं और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पेचीदा भी होता है। और यहाँ पर होते हैं बहुत किस्म के कीमोकाइंस, और यहाँ आपके पास हैं मास्ट या मैस्ट सेल्स भी। और ये मास्ट सेल्स जो हैं ये जागते हैं या एक्टिवेट होते हैं सीधा इस कील के लगने से। ये हो सकता है कीमोकाइन से जो निकला है इन सेल्स से यहाँ पर, या ये हो सकता है उन मॉलिक्यूल से भी जो निकले हैं असल बैक्टीरिया से, क्योंकि ये बैक्टीरिया भी और बहुत चीज़ें यहाँ खारिज कर रहा होगा जैसे ही ये जिस्म में दाखिल होता है। तो इनमें से कोई भी जगा सकता है मास्ट सेल्स को, और ये मास्ट सेल्स जो हैं ये खारिज करेंगे हिस्टामिन। तो ये है हिस्टामिन, और ये है थोड़ा तारीफ के काबिल, और हम वैसे ही काफ़ी गहराई में जा चुके हैं। थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। अब अगर लफ्ज़ हिस्टामिन सुना हुआ लग रहा है आपको, तो वो इसलिए क्योंकि आपने कुछ अरसा पहले शायद कभी खाई हो कोई एंटी हिस्टामिन दवाई, ख़ास तौर पर जब होता है नज़ला, खांसी, बुखार। हिस्टामिन बहुत अहम किरदार रखता है अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की। जब भी आपको होता है नज़ला और आपकी नाक बह रही होती है या नाक बंद भी होती है, और ये सारी चीज़ें बाय प्रोडक्ट होती हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का। और ऐसे मौके पर एंटी हिस्टामिन जो हैं ये कोशिश करती हैं कि इस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को बंद कर दें ताकि कुछ अलामात या सिम्टम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं।
लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्या ये करना हमेशा सही होता है या नहीं। और इस वीडियो में हम यही देख रहे हैं कि ये है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये पहला हिस्सा है हमारे इम्यून सिस्टम की जंग का। तो हिस्टामिन बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ जो ये करता है वो ये कि ये जाता है एंडोथेलियल सेल्स में जो बनाते हैं आपकी कैपिलरीज की लाइन या दीवारें, और ये जाकर इनको करता है अलहदा एक दूसरे से, और असल जो कैपिलरी होती है ऐसा करने से वो बड़ी हो जाती है और इसे कहते हैं वेजोडाइलेशन। मैं यहाँ इसे थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करती हूँ। समझें जैसे ये सारे हिस्टामिन के आने की वजह से हो गए हैं एक्टिवेट। ठीक है, तो ये हिस्टामिन आ गया है यहाँ और ये सब काफ़ी दूर दूर हो गए हैं और अलहदा हो गए हैं एक दूसरे से, और जो कैपिलरी है वो बड़ी हो गई है इस वजह से। इस तरफ भी ऐसा ही होगा कुछ, और इस तरह आपको नज़र आती है सूजन यानी स्वेलिंग, क्योंकि अचानक कैपिलरीज हो गई हैं बड़ी, ज़्यादा फ्लूइड है अब यहाँ जो जमा हो जाता है इधर, तो इसे कहते हैं वेजोडाइलेशन। एक और खतरनाक लफ्ज जो कह रहा है कि कैपिलरीज हो गई हैं डायलेट। इस डायलेट से मुराद है फैलना या खुलना या वसी होना। तो ये कैपिलरीज हो रही हैं बड़ी और इनमें भर रहा है ये फ्लूइड, और ना ही सिर्फ ये चीज़ें यहाँ भर रही हैं बल्कि रेड ब्लड सेल्स भी इधर भर रहे हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ वाइट ब्लड सेल्स भी हैं। और एक चीज़ ये कि कैपिलरीज की जो दीवारें हैं या जो वॉल्स हैं वो हो रही हैं पोरस यानी खस्ता और गैर महफूज। वो चीज़ें जो इनके पार नहीं हो सकती थीं अब बहुत आराम से हो सकती हैं। और याद रहे कि ये सब भी हो रहा है यहाँ है ये हिस्टामिन जो डंप हो रहा है एंडोथेलियल सेल्स में, एंडोथेलियल सेल्स पर, और इसका कुछ हिस्सा जा रहा है सीरम में भी। यहाँ है कीमोकाइंस जो खारिज हो रहे हैं इस जगह से जिसे नुकसान पहुंचा है। यहाँ ये हरे रंग में जो चीज़ें हैं ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो वायरसेस खारिज कर रहे हैं। यहाँ नीले रंग में कीमोकाइंस हैं, तो ये सब कुछ यहाँ खारिज हो रहा है। तो जो पहली चीज़ जिसका रद्द-ए-अमल आता है वो है फैगोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स जो लबरेज होते हैं फैगोसाइट से, और ये खुद फैगोसाइट्स ही होते हैं, और ये वाइट ब्लड सेल्स की एक शक्ल है या कह लें कि सब क्लास हैं। ये अट्रैक्ट होते हैं इन केमिकल्स से, ये इस सिम्त में जाते हैं जहां ऐसे केमिकल्स ज़्यादा मिकदार में मौजूद हों। अब चूंकि यहाँ कैपिलरीज में जगह बनी हुई है तो ये आर पार हो सकते हैं इसके। तो ये करते क्या हैं? ये करते हैं, मिसाल के तौर पर सोचें जैसे ये जो है ये है न्यूट्रोफिल, ये इस तरह इस दीवार के साथ रोल होना शुरू कर देते हैं, इसे मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। ये इस तरह दीवार के साथ रोल करते हैं और इससे चिपक से जाते हैं, इससे अधेर कर लेते हैं, और इस तरह ये जो जगहें बनी हुई हैं इनमें ऐसे घुस जाते हैं या स्क्वीज कर जाते हैं। इसे कहते हैं डायएपिडेसिस या एक्स्ट्राविजेशन, कभी कभी इसे कहते हैं एमिग्रेशन भी। ये सारे बड़े खतरनाक से लफ्ज़ हैं, लेकिन इन सब का यही मतलब है कि ये दीवार के साथ ऐसे स्क्वीज हो जाते हैं। तो यहाँ ये है न्यूट्रोफिल, और जाहिर है कि वेजोडाइलेशन की वजह से ये है वो जगह जहाँ न्यूट्रोफिल्स डंप होंगे, और यही जगह है जहाँ इनकी ज़रूरत भी है। तो ये होंगे यहाँ, और ये वही करेंगे जो इनका काम है। ये इन बैक्टीरियाज को करेंगे फैगोसाइटोज और इनको खाना शुरू करेंगे, और कुछ जख्मी सेल्स भी, और यही हम चाहते हैं कि ऐसा हो। और इसीलिए मैंने कहा था कि ये मैदाने जंग है, और साथ साथ आपके डेंड्राइटिक सेल्स दूसरे फैगोसाइट्स ये खाएंगे वायरसेस को और ले आएंगे इन्हें इनकी सतह पर। और यहाँ सिर्फ न्यूट्रोफिल्स नहीं हैं जो आ रहे हैं, यहाँ आएंगे बी सेल्स भी और टी सेल्स भी। ये भी करेंगे मार्जिनलाइजेशन को एक्सपीरियंस या इसका तजर्बा, और ये भी रोल होंगे कैपिलरीज की साइड्स में, और फिर वही डायएपिडेसिस होगी और वही एक्स्ट्राविजेशन होगी जहाँ जहाँ ये जाएंगे, और फिर ये भी एक्टिवेट होंगे और ये कर सकेंगे खास इम्यून सिस्टम। तो ये है सारी कहानी, और यही वजह है कि हमारी ये वीडियो थोड़ी लंबी भी है, वो इसलिए कि ये थोड़ा सा पेचीदा है, और ये कोई एक आसान सी चीज़ नहीं है या सिंपल सी चीज़ नहीं है। ये वो मैदान जंग है जहाँ पर सारे किरदार आते हैं और अपना अपना काम सरअंजाम देते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारी जिल्द होती है, इससे लेकर तमाम किरदार जो हमने यहाँ पढ़े हैं। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन भी कहा जाता है, यानी इसका मतलब ये है कि ये किसी खास चीज़ के लिए नहीं होता, क्योंकि ये हर हाल में होता ही है इस बात को देखे बगैर कि जिस्म में कौन सी और क्या चीज़ आई है, इसे होना ही होता है। लेकिन ये जो किरदार है ये स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक हो सकते हैं।
जैसे न्यूट्रोफिल है नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक हैं बी सेल्स और टी सेल्स, और हमारे पास नॉन स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम भी होता है। हम इसकी बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन आपके पास होते हैं प्रोटीन्स जो बह रहे होते हैं हमारे प्लाज्मा में और जो आमतौर पर सो रहे होते हैं। लेकिन जब भी कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है ये प्रोटीन्स जाग जाते हैं और ये बहुत कारआमद साबित होते हैं बहुत ही नॉन स्पेसिफिक अंदाज में कुछ बैक्टीरियाज को मारने में। तो ये यहाँ पर ये है कॉम्प्लीमेंट्स सिस्टम, जो कि सिर्फ एक प्रोटीन्स का सिस्टम है जो हर वक्त घूम रहा होता है जिस्म में और फर्स्ट लाइन डिफेंस के तौर पर बहुत कारआमद साबित होता है। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा कि यहाँ हो क्या रहा है इस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में। जैसा कि आप सोच सकते हैं कि यहाँ आपके पास सारा फ्लूइड आ रहा है, सारा खून यहाँ जमा हो रहा है और यहाँ सिर्फ सेल्स ही नहीं हैं जो जा रहे हैं हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, बल्कि ये फ्लूइड भी जा रहा है और इसे कहते हैं एक्सुडेट। तो ये पूरी चीज़ आपको सूजी हुई दिखती है और लाल हुई हुई दिखती है और इसीलिए ऊपरी हिस्से पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आई हों। तो आज के लिए इतना ही।